आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग मैथ के सेक्शन ए के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मैथ का जो सेक्शन ए है, यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 30 क्वेश्चंस है। यानी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सॉल्यूशन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। तो सबसे पहला बात तो आपको 156 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 156 का करेंगे तो देखिए लास्ट में 6 यानी दुका पड़ा में कट जाएगा। तो दुका पड़ा में अगर कटेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा, एक रहा यहाँ पर 6 उतारेंगे 16 होगा, तो 2 अठे 16। आपको इस प्रकार से नहीं आता तो आप भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दुका पड़ा में फिर से कट जाएगा क्योंकि ये 78 है, तो दुका पड़ा में कट जाएगा तो कितना होगा, देखिए 2 3 6, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, 8 उतारेंगे तो 18 हो गया, तो 2 नाम 18। फिर दुका पड़ा में कटेगा नहीं। अब तिनका पड़ा में देख लीजिए, तिनका पड़ा में कट जाएगा और 13 3 39 होता है। तो इसको ये जो 156 आया मतलब 2 के टो आया है, 2 टो आया है, मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2 2 टो आया है, 1 टो 3 आया है, 1 टो 13 आया है, 1 टो 3 1 टो 13। देखिए इस तरह का कहीं पर भी एक भी ऑप्शन है का, हाँ ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा कुछ इस प्रकार सही है, तो यही होगा हमारा सही आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही सिंपल होता है। आपको केवल ये जो x का लाइन आप देख पा रहे हैं, बस आपको x के लाइन पर ध्यान देना है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 बार कट किया है, एक बार यहाँ पर कट किया है, एक बार यहाँ पर। सिर्फ आपको x लाइन को देखना है, y लाइन से हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 2 बार कट किया है, इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैक एकदम पगला गया है, जैक एकदम पगला गया है। क्या जो करके इस क्वेश्चन को सेट किया है मुझे भी खुद समझ में नहीं आया है, अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन में से क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 ऑप्शन आपका द्विघात है, मतलब द्विघात समीकरण, 2 ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण है और 2 ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताइए आप, मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपसे मतलब किस प्रकार से डिस्कस करूंगा बताइए। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मतलब जो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पर इस तरह का मिसप्रिंट बाय चांस ही होता है। अब देखिए जो गलती होता है वो सबसे गलती होता है, मनुष्य से भी होता है, कंप्यूटर मतलब सबसे एक्चुअल में सबसे सबका सब चीज़ में एरर होता है, ठीक है। तो गलतियाँ हो जाता है सबसे, इससे आपको कुछ मतलब टेंशन नहीं लेना है। अब आप समझिए चीज़ों को। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण है और जो 2 ऑप्शन है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आप खाली समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, एकदम ट्रिकी कंसेप्ट से आप इस चीज को समझ लीजिए। एकदम ट्रिकी कंसेप्ट रहेगा और ट्रिकी कंसेप्ट से आप बताएंगे कि कौन वाला द्विघात समीकरण है और कौन वाला द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, x+2 का होल क्यू है, मतलब ये a+b का होल क्यू टाइप का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सूत्र क्या होता है, a क्यू से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। और अगर इधर देखेंगे इधर, ठीक है, अब इधर जो भी मिलेगा उससे हमको लेना देना नहीं है, मतलब वो सब इससे छोटा ही, इससे छोटा पावर का ही आएगा। अभी जो 2x इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x³ मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए इधर x³ है और ये +2x³ अगर इधर आता है बराबर के इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए x³ में -2x³ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -x³ बचेगा। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात इसका कितना रहेगा, 3 रहेगा, इसलिए यह हमारा द्विघात नहीं है, यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आया। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर बी को देखिए एकदम ध्यान से। यहाँ पर x² है, यहाँ पर -2x। क्लियर है। अब देखिए अगर -2 को गुना करते हैं जगह पे -6 होगा और ये माइनस प्लस 2x होगा। देखिए यहाँ पर मतलब हमारा x² वाला टर्म रह ही जाता है क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट होगा, मतलब ये हमारा द्विघात, मतलब ये जो हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर इसको देखें, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x इंटू एक्स तो गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। इस साइड में भी हमारा x है, यहाँ पर भी x है, तो x गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। और इधर x² इधर x² कट जाएगा तो बचेगा क्या, मतलब ये इसका पावर, मतलब इसका पावर तो पहला बात मतलब x² होगा नहीं, बल्कि इससे छोटा पावर का ही होगा। अब x² अगर इसका पावर नहीं हुआ, मतलब इसके अधिकतम घातों की संख्या अगर 2 नहीं होता है तो ये द्विघात नहीं होगा। आप चाहे तो बना के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देखेंगे फिर भी आपको पता चलेगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम घात होगा ना, मैक्सिमम पावर होगा वो 2 नहीं होगा बल्कि 2 से कम होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर 2x गुना करेंगे तो यहाँ से आपको 2x² मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ से x और यहाँ से x गुना करेंगे तो आपको x² मिलेगा। देखिए अगर ये भी अगर x² ये भी x² कट जाता तब बोलते हैं कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 2x² है, जैसे ही इस x² को बराबर किधर लाएंगे तो -x² होगा और 2x² में अगर एक x² जाएगा तो बचेगा क्या, x²। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है।
है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आया है कि द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मतलब आपको मैं किस प्रकार से यहाँ पर बताऊं कि कौन से ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट को जान लिया एकदम ट्रिकी कंसेप्ट से, किस प्रकार से हम लोग पता करेंगे कि कौन वाला द्विघात समीकरण है और कौन वाला द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऐसे देखिए ये जो मॉडल सेट है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारा मिसप्रिंट अभी देखने को मिलेगा। आप लोग अभी रेडी रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, यहाँ पर है cos 48 डिग्री साइन 42, देखिए 42 का स्क्वायर लिख दिया है, जबकि यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट यहाँ पर है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और आपको माइनस में दिया रहेगा ना, तो इसका आंसर हमेशा आप 0 लिखेंगे। और अगर बटे में रहता है ना, बटे में अगर रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मॉडल सेट 1 से आपको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस में है कि नहीं है, तो माइनस में जब भी रहेगा तो आप सीधे आंसर किस पर टिक करेंगे, 0 पर। आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है। माइनस में जहां से दिख जाए इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आप 0 पे टिक कीजिए, बटे में रहेगा तो आप 1 पे टिक कीजिए। बस यही है इसका कंसेप्ट। एक्चुअल में ट्रिकी कंसेप्ट हुआ, लेकिन मैं आपको मतलब बता देता हूँ एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है। देखिए एक सूत्र होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। मतलब ये दोनों का सूत्र होता है। तो आप यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लीजिए या फिर इसको इंटरचेंज कर लीजिए, किसी दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिएगा तो एक मतलब कट जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉस 48 जैसा है मैंने वैसे ही रहने दिया। अब ये साइन, ये 42 को भी हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 42, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस, अब 90 में 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 48। तो कॉस 48 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0। तो बस यही कंसेप्ट है, ये हुआ मतलब कंसेप्ट। और आपको तो मैं बार बार बता रहा हूँ ट्रिकी, अगर आपको माइनस दिख जाए तो आप 0 पे मारिए, बटे दिख जाए तो 1 पे मारिए, कहीं आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आगे बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका हमें सार अंतर बताना है। देखिए ये हमारा होता है पहला पद a1, ये होता है हमारा दूसरा पद a2, और d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास क्या है, तो 5/3 है, और a1 कितना है, तो a1 देख लीजिए 1/3 है, तो 1/3 लिख लीजिए। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। 3 का पढ़ा 3 के बार में, एक बार में तो 1 गुना 5 5, उसी प्रकार से 3 का पढ़ा 3 एक बार में तो 1 गुना 1 तो 1, तो 5 में 1 गया क्या बचेगा, 4, तो 4/3 है क्या ऑप्शन में, हाँ है। तो ये रहा इसका आंसर। आगे बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और वृत्त का अगर परिमाप या फिर परिधि पूछता तो इसका आंसर होता है 2 पाई r। क्लियर है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसका परिमाप होता है 2 पाई r। आगे बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कोण शांत है। ठीक है, मतलब कौन वाला हमारे क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर आपको ही बताना है। तो कौन वाला शांत है, ध्यान से देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो नीचे वाला अगर ये सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर का कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ भी 2 के पावर का हो, या फिर ये 5 के पावर का हो, या फिर 2 गुना 5, मतलब 2 के पावर का कुछ होगा गुना 5 के पावर का कुछ होगा। और एक्चुअल में यही फॉर्मूला ही होता है, मतलब 2 के पावर का कुछ होना चाहिए गुने 5 के पावर का कुछ होना चाहिए। मतलब आप बात समझ पा रहे हैं। तो या तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 के पावर का होना चाहिए, या फिर 5 के पावर का होना चाहिए, या फिर 2 के पावर का गुना 5 के पावर का होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 है। अगर 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे नीचे वाले को, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3। मतलब इसको हम लोग लिख सकेंगे कि 17/2 के पावर में 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सा क्या है आपका, 2 के पावर का है, मतलब ये शांत हो जाएगा। ये शांत होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 के पावर 5 के पावर का है, लेकिन यहाँ पर 7 के पावर का भी है, इसलिए ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 के पावर का है, लेकिन यहाँ पर भी 7 के पावर का दे दिया है, तो ये भी तो होगा नहीं, और ये भी हमारा होगा नहीं। आप चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे मैंने चेक नहीं किया है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको मन है तो। यहाँ पर आपको जब साफ साफ आंसर दिख रहा है तो हम लोग और चेक करने क्यों जाएं, उतना टाइम बर्बाद क्यों करें। तो ये हमारा हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 96 है और हमारे पास एक 404 है। इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। आप चाहे तो किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं गुणनखंड विधि का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो 96 अगर तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 चौके 8, 2 16 यानी कि 48, फिर दुका पाड़ा में 24, फिर दुका पाड़ा में 12, फिर दुका पाड़ा में 6, फिर दुका पाड़ा में
3, फिर 3 का पड़ा में 1, मतलब 2 केटो आया, गिन लीजिए 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, मतलब 2 केटो आया है, 5 ठो आया है। तो 2 के पावर में कितना लिखेंगे 5 गुने 3 केटो आया है तो 3 आया है 1 ठो, 3 1 ही ठो लिखेंगे और यहाँ पर 1 ठो है तो लिख दिया हमने। फिर उसी प्रकार से हम लोग 404 को तोड़ेंगे। तो चलिए अब 404 को तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ से मिलता है 404 से। तो देखिए 404 है ना, 404, तो पहला बात ये 2 का बड़ा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का बड़ा कटेगा, 2 के 2, 0, 2 के 2, उसके बाद और ये नहीं कटेगा, मतलब ये हो गया 2 गुने, मतलब 2 के टो है, 2 टो है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए सिंपल सा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना 1 टो 101 है, और 101 सीधे आपका 101 के पाड़ा में कटेगा तो बचेगा कितना 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो पहला बात देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलेगा इसी के आधार से हम लोग बात करते हैं ना। तो देखिए हमको यहाँ पर ये एक चीज़ कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर हमें एक ये चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन मिलेगा उसका सबसे मतलब हाईएस्ट, मतलब सबसे लोएस्ट, सॉरी हाईएस्ट नहीं, मतलब जो कॉमन मिलेगा ना उसका जो सबसे कम वाला जो घात होगा उसी को लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2 के पावर में 5 है, यहाँ पर 2 के पावर में 2 है, तो कम वाला कौन वाला हुआ, तो कम वाला ये वाला है, तो जो कम वाला होगा उसी को लेंगे। और यहाँ पर आप इस एक को भी लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा गुना 1, तो 4 है कितना 4, तो 4 है क्या यहाँ पर मतलब ऑप्शन में, हाँ 4 तो है यहाँ पर। देखिए कैसा मिस प्रिंट, देखिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर भी आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका 4 दिया हुआ है। बताइए इस ऑप्शन को भी अगर देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 7 को, तो देखिए ये जो चीज़ है ना और यहाँ पर ये चीज़ है, दोनों का दोनों सेम टू सेम चीज़ दिया है। बताइए गजब गजब, मतलब सेट किया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम इन लोग शराब पीकर सेट कर रहा है या फिर क्या करके सेट कर रहा है पता नहीं। जब इन लोग इतना गलती करेगा तो और क्या होगा बताइए, मतलब बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट यहाँ पर है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझिए कि चीज़ों को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ से आंसर नहीं देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है, सीधा आप क्वेश्चन को देखिए और उस हिसाब से आप आंसर सोचिए कि किस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हमें यहाँ पर शून्यंकों का योग दिया है 0 और शून्यंकों का गुणनफल दिया है √5 और हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देखिए पहला बात, जो शून्यंकों का योग होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यंकों का योग कितना दिया है 0 दिया है, तो 0 यहाँ पर 1 सेकंड 0 लिखते हैं। 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये -b बटा ए होगा, -b बटा ए। अब यहाँ पर मान के चलिए नीचे कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं ना। तो देखिए a के सेंटर में कितना आ गया 1 आ गया और b के सेंटर में यहाँ पर क्या है 0 है, तो b बराबर क्या लिख देंगे 0। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पर ये शून्यंकों का गुणनफल दिया है, शून्यंकों का गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं c बटा ए लिखते हैं, और c बटा ए कितना दिया है यहाँ पर √5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। तो देखिए a के सेंटर में कितना आ गया 1 आ गया और c के सेंटर में कितना आ गया √5 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो इसका क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो देखिए a कितना है, a यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 गुना x² तो x² ही होगा, और b कितना है 0, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो ये 0 होगा, मतलब ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब c का मान कितना है √5 है तो प्लस क्या लिख देंगे c का मान √5, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा x² प्लस √5। ऐसा है क्या ऑप्शन, हाँ है, तो ये रहेगा हमारा इसका सही आंसर x² प्लस √5। ठीक है, इसमें चारों का चारों ऑप्शन मतलब ठीक ठाक से लिखा है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ है, तो x² प्लस √5 इसका सही आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को किस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए फिलहाल आपने जो मतलब पढ़ा था ना, इसको आप या तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग द्विघात सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए सिंपल तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर 3x² है, -x है, -4 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x² में जो यहाँ पर x² के साथ जो संख्या रहता है इसको हम लोग ये बोलते हैं, तो कितना है 3 है तो 3 बोलेंगे। x के यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा तो संख्या कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे b बोलेंगे, और यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा इसको भी लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, और ये जो सिर्फ ये जो कांस्टेंट वाला जो संख्या इसको हम लोग c बोलते हैं, c कितना है -4 है। क्लियर है? अब जो द्विघात सूत्र होता है इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं या फिर आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। माइनस का माइनस b का मान कितना -1 है तो -1 लिख देते हैं, जोड़ प्लस माइनस लिख दिया हमने। फिर b² का मान कितना -1 तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। फिर -4 का 4 लिखेंगे। अब a कितना है 3 है तो हम लोग 3 लिख देंगे,
गुना सी कितना -4, तो -4 लिख देंगे, बटा क्या 2a, तो 2 का 2 और a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए 1 का तो 1 हमने रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 4 16, 16 3 48, 48 हो गया, बटे क्या 2 3 6 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हुआ, एक तो ये है प्लस माइनस 48 और 1 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, तो बटे क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेकर चलना है, एक बार माइनस लेकर चलना है। अगर हम लोग प्लस लेकर चलते हैं, देखिए क्या होगा, 1 + 7 बटा 6 एक तो लिखेंगे, और एक तो माइनस अगर लेकर चलते हैं तो क्या होगा, 1 - 7 बटा 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 बटा 6 हो जाएगा। 2 का बड़ा कटेगा, 2 चौके 8 और 2 3 6, 1 आया हमारा 4 बटा 3। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 - 7 है, तो 1 - 7 -6 आएगा, नीचे भी 6 आएगा, तो 6 के 6, 6 के 6, यानी कितना है -1। तो एक आंसर हमारा आएगा 1 - 1 आएगा, और एक आएगा 4 बटा 3। क्या ऐसा आंसर है? हाँ है, 4 बटा 3 और -1, तो ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या मिसप्रिंट है कि यदि विभक्तर डी, अब इसको आप क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे आप इसको? 70 टाइप का लिख दिया है, 70 तो होगा नहीं। एक्चुअल में देखिए ये मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, या फिर कुछ भी हो, मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूंगा। एक्चुअल में देखिए मेरे हिसाब से जैसे ये जो लिख रहा था ना, ये इस प्रकार से लिखना चाह रहा था, लेकिन सही ढंग से लिख नहीं पाया हो। तो इनमें से मूल क्या होगा, देखिए आप एक चीज को समझ लीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, तीनों का कंसेप्ट बता देता हूँ। एक आपका हो सकता है कि डी आपका 0 के बराबर होगा, एक क्या होगा कि डी आपका 0 से बड़ा होगा, मतलब कि प्लस वाला आएगा, और एक बार डी क्या होगा 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस वाला आएगा। जब बराबर आएगा ना, बराबर मतलब 0 के बराबर आएगा, तो बोलेंगे कि जो हमें मूल मिलेगा ना, वो बराबर बराबर मूल मिलेगा, मतलब यहाँ पर 2 बराबर बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होगा। और अगर ये 0 से बड़ा हो तो हमें यहाँ पर क्या होगा, 2 अलग अलग मूल मिलेगा, लेकिन सच में मूल मिलेगा। मतलब या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 असमान वास्तविक मूल मिलेगा, मतलब 2 अलग अलग मूल मिलेगा, लेकिन वो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। या फिर बोल सकते हैं कि जो हमें मूल मिलेगा वो असमान होगा लेकिन वास्तविक होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से कंडीशन बन जाए कि d <0 हो, तो जो मूल होगा ना वह वास्तविक नहीं होगा, वह काल्पनिक होगा। बस इस चीज को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी इस चीज को लेकर चल रहा हूँ कि d क्या है, हमारा 0 से बड़ा है, और अगर d 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होगा, या फिर 2 असमान वास्तविक मूल होगा। मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर ये क्वेश्चन रहा तो। नहीं तो मैंने आपको तीनों बता दिया कि तीनों का मतलब क्या होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको tan थीटा का सिंपल सा सूत्र लिखना है। मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, लाल बट्टे कॉका, बस इसको याद रखिएगा। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का होता है। तो tan का क्या होता है, लॉ बट्टे आकार, लॉ यानी कि लंब और आकार यानी कि आधार। तो लंब बटे आधार कहीं पर भी है, देखिए हाँ लंब बटे आधार यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा हमारा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज में डी पैरेलल किसके है, BC के, और इनमें से निम्न में से DC का मान, ये जो D और C है इसका मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, और ये आपका मतलब जो परमेश 6.1 है ना, परमेश 6.1 से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। देखिए परमेश 6.1 क्या कहता है कि ये वाला जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से इतना तक बटे मिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से बटे मिलेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर मान क्या है मेरा 1 है, तो 1 को ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो DC निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग DC लिख देते हैं, बराबर यहाँ पर क्या है 1.5 है, तो यहाँ पर 1.5 लिख देंगे, बटे यहाँ पर नीचे हमारे क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। बस सिंपल सा कहानी आपको इस प्रकार से करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो 3 के 3, 3 5 15 और 5 के 5, 5 दूने 10, यानी यहाँ पर आया 1 बटा DC बराबर 1 बटा 2। तो DC गुना 1 तो DC हो जाएगा, और इधर 2 1 2, मतलब इसका मान कितना आया, 2 आया। 2 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, तो 2 रहा इसका सही आंसर। कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 2 बिंदुओं, एक A है, इसका निर्देशांक है x1, y1, और B है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक है। तो निम्न में विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है बेसिकली वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है आपको। तो क्या होता है देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है cos 60 डिग्री का मान, कि cos 60 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, देखिए cos 60 डिग्री का जो मान होता है ये 1/2 होता है। ठीक है, इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक आता है तो आप लिखिए कि सर हमें ट्रिक आता है कमेंट बॉक्स पे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप लिखिए कि सर हमें नहीं आता है, आप एक बार ट्रिक को भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल मैं ट्रिक को नहीं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्या है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो देखिए tan जो होता है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cot थीटा के। ये cot थीटा के बराबर होता है, और जो cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप अच्छे से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, यहाँ पर भी मिस प्रिंट है। देखिए यहाँ पर एक प्लस आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब ये थोड़ा इस हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए था, कुछ ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, मतलब यहाँ पर मिस प्रिंट का ना बारिश कर दिया है इन लोगों ने। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? cot थीटा होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में cot थीटा दिखाई देगा उसी पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, और यहाँ पर कोण कितना है, तो कोण है हमारे पास थीटा। तो जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शन रहेगा यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए कहाँ पर है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये यही वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये यही आंसर होगा। आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है। देखिए शंकु का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए मान के चलिए अगर आप भूला गए हैं, आपको याद नहीं है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका जो आयतन होता है ना, आयतन में आपका 3 विमा रहेगा। मतलब में इसमें क्या रहेगा, आपका आयतन में 3 विमा रहेगा, या फिर मतलब कोई भी रह सकता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तिरछा, मतलब तिरछा रहेगा, ऊंचाई रहेगा, मतलब कोई भी 3, इसमें 3 रहता है। बस आप इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रहेगा, या तो आर रह सकता है, एल रह सकता है, बी रह सकता है, एच रह सकता है, यही सब रहता है आपका अधिकतर। तो अगर आप यहाँ पर देखें पाई, तो आपका तो कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अभी जो आर स्क्वायर और जो एच है, तो देखिए यहाँ पर आर के टो है, 2 टो है, एच के टो है, 1 टो है। तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ, 3 टो। मतलब पहला बात ये तो क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है, बल्कि ये आयतन का सूत्र है। अब किसका आयतन है गोली मारिए, आपको उतना नहीं समझना है। मतलब ये क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर 2 टो है, एच 1 टो है, मतलब यहाँ पर भी 3 विमा है यहाँ पर भी। मतलब ये भी हमारा क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है। तो मतलब बी नंबर और डी नंबर तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया। और देखिए जब भी हम लोग शंकु पढ़ते हैं तो शंकु में हम लोग अधिकतर ऊंचाई का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम लोग तिर्यक ऊंचाई का जिक्र करते हैं। तो ऊंचाई वाला तो होगा नहीं, ऊंचाई वाला को भी आप खत्म कर दीजिए। तो बच क्या गया, ये वाला, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। देखिए एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और एक्चुअल में यही होता है शंकु का क्षेत्रफल। और ये शंकु का हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, ये जो है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ में आया आपको, दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप मतलब पता कर सकते हैं हमेशा कि कौन वाला हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होगा। मतलब आयतन के टाइम में 3 विमा रहेगा, बाद बाकी इधर हमारा मतलब 2 विमा में हमारा काम होता है क्षेत्रफल में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों यहाँ पर जो भी दिया रहता है इसको हम लोग जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं। तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 70 का आधा कितना होता है, 70 का आधा होता है 35। तो 35 रहेगा इसका आंसर। कितना सिंपल है बताइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप एकदम आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इक्का, अब इक्का ताश में इक्का केट होता है, 4 ठो होता है, और यहाँ पर टोटल केट है ताश 52 ठो है। तो देखिए नियम क्या कहता है कि जो टोटल होगा ना, टोटल वाला को आप नीचे लिखिए, और जो आपको निकालने दिया जा रहा है उसको आप ऊपर में लिखिए। तो हमें यहाँ पर निकालने क्या दिया जा रहा है कि इक्का की प्रायिकता। ठीक है, तो इक्का की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे ऊपर में, और टोटल ताश कितना है, 52 है, तो 52 को लिखेंगे नीचे। तो 4 एक 4 और 13 चौके 52, यानी आंसर आ गया 1/13। 1/13 है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो ये रहेगा इसका सही आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं होता है
तो आवर्ती होता है। क्या होगा देखिए, अगर इस रूप में रहेगा तो वह शांत होगा, और अगर इस रूप में नहीं रहेगा ना तो वह अशांत होगा। मतलब यहाँ पर नहीं का जिक्र हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इनके शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग होता है -b/a, और जो शून्यंकों का गुणनफल होता है ना ये होता है c/a, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है? -b/a। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल होता है। ये तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम होता है ना, तो मतलब भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये एक्चुअल में आप सूत्र टाइप का भी इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार बनता है d है, तो इसका nवां पद होगा। हम सभी तो फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला पद है, पहला पद a1 नहीं है बल्कि यहाँ पर a दिया गया है, तो a1 के जगह पे a लिख दीजिए आप यहाँ पर, प्लस n-1 इंटू डी। क्या ऐसा ऑप्शन में है? तो देख लीजिए ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। क्लियर है? 24 नंबर भी समझ गए आप। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर 26 है। तो बॉक्स के नंबर में देखिए पहला पद ये दूसरा पद, ये a2 वाला है, और a2 का सूत्र क्या होता है? a1 प्लस डी होता है। a2 का सूत्र क्या होता है? a1 प्लस डी होता है। तो a2 अभी a2 तो हमें निकालना है, चलिए निकालेंगे अभी a2। अब ये जो a1 है, ये जो a1 है, a1 क्या है? ये पहला पद ही तो हमारा a1 होता है, मतलब ये a1 है। a1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 प्लस डी लिखेंगे। 2 प्लस क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, मतलब 2 प्लस डी हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। और ये जो 26 है, ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब ये तीसरा पद क्या है? 26 है। तीसरा पद क्या है? 26 है। तीसरा पद यहाँ पे क्या दिया है? 26। तो तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या होता है? a1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? तीसरा पद है ना, तो यहाँ पर एक घटा के लिखते हैं, a1 प्लस 2d। तो a1 प्लस 2d बराबर क्या होगा? यहाँ पर हमारा 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए आगे a1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a1 की जगह पे 2 लिखेंगे, जोड़ 2d प्लस 26। अब देखिए क्या होगा? 2d का 2d, 26 का 26 प्लस 2 है, बराबर कितना रहेगा? तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2d, 26 में 2 गया तो 24, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? d बराबर 24/2, 2 के 2 12 24, इसलिए d का मान कितना आया? 12 आया। तो बस सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 2 का तो 2 ही रहने देंगे, और d का मान यहाँ पर क्या बैठा देंगे? 12। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो इसका सही आंसर कितना हो गया? 14। तो यहाँ पर बस आपको क्या भरना है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 14, यानी कि इसका 14 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आप 14 लगा दीजिए बस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग s क्या होता है? देखिए s का सूत्र ही होता है, क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। बोधायन प्रमेय किसको बोलते हैं? तो जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस को ही मतलब पाइथागोरस का ही मतलब नाम है बोधायन प्रमेय। तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आगे बात करें, चलिए सबको मैं इरेज करता हूं, फिर मैं आगे दो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को यहाँ पर खाली स्थान है बिंदु कहते हैं। अब जैसे कि देखिए मान के चलिए वृत्त है, यहाँ पर कोई भी रेखा स्पर्श करके गया है, तो यहाँ पर ये जो वृत्त है और यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है। तो देखिए जो संगत चाप की जो लंबाई होती है, इसका सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। क्या यहाँ पर ऐसा है? नहीं है। 380 है, ये तो जिंदगी में तो होगा नहीं, 380 का कभी जिक्र ही नहीं होता है। अगर आप इसको काट देंगे 2 के 2 और 18 दूनी 36 यानी कि 180, तो ये हमारा हो जाएगा θ/180 डिग्री इंटू πr। क्या इस तरह का आंसर है? θ/180 डिग्री इंटू πr? हाँ, ये तो है θ/160 डिग्री इंटू πr। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर भी शंकु का जिक्र हो रहा है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी शंकु का जिक्र होगा तो आपका एच का बात नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो एच वाला ये तो सरासर कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो बात करेंगे हम लोग एल के ऊपर, तो इसका सूत्र एक्चुअल में यही होता है पाई इंटू r1 प्लस r2l। आप इस सूत्र को इस प्रकार से लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा कि पाई एल r1 प्लस r2। ठीक है, पाई एल r1 प्लस r2। तो इस प्रकार से हम लोग आगे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, माने जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।